हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो सेकंड पोर्शन है, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 2 जो है और यूनिट नंबर 2 जो है वो चल रही थी। इसके अंदर हम मोस्टली पढ़ रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, यानी कि लोगों के जो घर होते हैं, क्लस्टर ऑफ द ड्वेलिंग्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने टाइप्स पढ़ लिए, क्या क्या जो है ना डिफरेंस बिटवीन दी रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस थे, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट के कौन कौन से थे। तो हमने इसको डिवाइड किया था कि यानी कि एक तो बड़ा क्लस्टर गांव होता है, फिर छोटी छोटी गांव जो है वो ढाणियों के अंदर बटा होता है, फिर एक छोटी छोटी ढाणियाँ या फिर सिंगल जो एक घर होते हैं उनको हम डिस्प्लेस्ड आइसोलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। तो इनकी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज जो है नाउ वी विल टॉक अबाउट दी अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, यानी कि हम इसको बोलते हैं शहरी बस्तियाँ। इनको हम क्या बोलते हैं, शहरी जो बस्तियाँ होती है, शहरों के अंदर जो मकान होते हैं, उनको किस प्रकार से हम जो है वो डिनोट करें, किस प्रकार से उनको हम यानी कि उनकी किस प्रकार से उनको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे मोस्टली अर्बन सेटलमेंट बोलते किनको हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मोस्टली लार्ज एरिया होता है, ठीक है, इनहेबिटेड लार्जर इन द साइज एंड इट्स कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो मोस्टली वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है और बड़े बड़े जो है टाउन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि आपका जो चैप्टर है ना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का, ये यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसके अंदर सारी डेफिनेशन वगैरह थी। तो जो पिछले ईयर की यदि आपके पास बुक वगैरह है तो उससे जितने भी अर्बन सेटलमेंट्स के जो जितने भी टाइप्स थे वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली ये बताना चाह रहा है कि जो अर्बन सेटलमेंट होता है वो रूरल सेटलमेंट की बदौलत काफ़ी साइज़ के अंदर काफ़ी बड़ा होता है। विशाल आकार की जो हैं वो शहरी बस्तियां मोस्टली देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये अपने आप में क्या है, अर्बन सेटलमेंट। वहाँ पे जितने भी घर बसे हुए हैं उसको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। दे आर इंगेज्ड इन वेराइटी ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं, ठीक है, तो ये मोस्टली किसके अंदर इंगेज्ड रहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। और मोस्टली हमने बात करी थी रूरल जो सेटलमेंट होते हैं वो मोस्टली डिपेंड होते हैं और इंगेज रहते हैं किसके अंदर, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख लेना है। वहीं पे हम बात करें इंगेज्ड इन वेराइटी ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि यहाँ पे हम जो आर्थिक कार्य होते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं और प्रशासनिक कार्यों में भी जनता जो है उसमें इंगेज रहती है। यानी कि यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक सेकेंडरी, ठीक है, टर्शियरी या फिर क्वाटनरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम, प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं अर्बन सेटलमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं। जैसे शहरों के अंदर मोस्टली जो है हेडक्वार्टर्स होते हैं हर चीज़ के, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट्स वगैरह होते हैं, या फिर हम बात करें पुलिस हेडक्वार्टर हो गया, कोर्ट वगैरह हो गया, ठीक है। और वेरियस टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन होते हैं वो एक अर्बन सेटलमेंट के थ्रू ही होते हैं। यानी कि अर्बन जो सेटलमेंट होते हैं इट्स ए नोड्स ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि अपने आप में सेंटर्स होते हैं कई चीज़ों के, ठीक है। एज ए मैंशनड अर्लियर, सिटीज़ आर द फंक्शनली लिंक्ड टू रूरल एरियाज अराउंड देम, यानी कि जो जितने भी जो पहले के उल्लेख किया गया है कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे उनसे किस प्रकार से जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं फंक्शनली, यानी कि कार्य के आधार पे एक शहर है उसके चारों तरफ जो है ना जितने भी गांव होते हैं उनसे कार्य के आधार पे जुड़े रहते हैं। यानी कि कच्चा माल कहाँ से आता है, उसके चारों तरफ से, ठीक है। और जितना भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ पे होगा, नियर बाई विलेज के अंदर वो सप्लाई होगा। तो यानी कि जो चारों तरफ एक शहर के जितने भी गांव होते हैं उनसे फंक्शनली वो रूरल एरिया से जो है अर्बन एरिया कनेक्ट रहता है, ठीक है, उससे लिंक उसका देखने को मिलता है। दस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म्ड समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू ए सीरीज ऑफ मार्केट टाउन एंड सिटीज़, यानी कि कई बार जो है ना, यानी कि वस्तुओं को और हमारी जो सर्विस होती हैं उनको हम कई बार एक्सचेंज करते हैं, या तो फिर डायरेक्ट रूप से करते हैं या कई बार हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से भी करते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो मंडीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है,
सिटीज़ के अंदर जो समटाइम्स सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज़, जितने भी सिटीज़ के अंदर जो टाउन्स होते हैं, शहर के अंदर जो मंडियाँ वगैरह होती है, उनसे जो है हमारे डायरेक्ट लिंक होते हैं, किससे? रूरल एरियाज से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि जितने भी हमारे मंडी और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो अपने यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस प्रकार जो नगर होते हैं, सिटीज़ होते हैं, गाँव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने अब जो है यहाँ पे यही बात बता रहा है कि वो आपस में लिंक होते हैं। और ये जो है चैप्टर नंबर यहाँ पे फंडामेंटल ज्योग्राफी के अंदर वो चीज़ भी बता रखी थी, जिस चैप्टर को यहाँ पे रिमूव कर दिया है और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के अंदर इसको जोड़ दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ टाउन इन इंडिया, यानी कि शहरों का विकास जो है भारत में किस प्रकार से हुआ। इवोल्यूशन होता है विकास, और टाउन्स यानी कि जो सिटीज़ होती है, अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, इंडिया के अंदर उनका विकास किस प्रकार से हुआ, तो उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो टाउन्स फ्लोरिस्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया, यानी कि हमारे यदि इंडिया के अंदर हम बात करें शहरों की, तो बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे शहर देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो यहाँ पे 20 सिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर प्राचीन समय से ही, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही क्या है, इंडिया के अंदर टाउन्स जो है वो फ्लोरिश कर रहे थे आराम से। ठीक है, इवन एट द टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हम बात करें यहाँ तक कि सिंधु जो घाटी थी सभ्यता के युग में भी हमारे पास कौन कौन से सिटीज़ थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर दी एग्जिस्टेंस, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस टाइम पे भी हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर एग्जिस्ट करते थे। दे फॉलोइंग पीरियड हैज़ विटनेस्ड एवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स, यानी कि इसके बाद में भी समय के साथ नगरों का विकास जो है वो देश के अंदर होता रहा है। ठीक है, ये अपने आप में एक गवाही देते हैं कि उसके बाद में भी हमारे इंडिया के अंदर शहर जो है वो विकास करते रहे हैं। इट कंटिन्यूड विद द पीरियोडिक यूपीएस एंड डाउन्स ups and downs until the arrival of the Europeans in India and the 18th century। जैसे हम बात करें 18th सेंचुरी थी, उसके बाद में हमारे इंडिया के अंदर कौन आए, यूरोपियंस, जिनको हम कई बार बोल देते हैं ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पे डच आए थे, पुर्तगालीज आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे। तो उन लोगों ने जो है ना भारत में आने के तक यहाँ पे कई बार अप्स एंड डाउन देखने को मिले, यानी कि उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिले। और यहाँ पे कई सिटीज़ जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे बसाई, यानी कि यूरोपियंस जब आए थे उस टाइम तक भी यहाँ पे काफ़ी अप्स और डाउन जो है वो सिटीज़ के अंदर देखने को मिले, यानी कि कई शहर जो हैं बने और कई शहर जो हैं उजड़े। तो यहाँ पे मोस्टली उनके आने तक भी यहाँ पे अप्स और डाउन्स देखने को मिले। विभिन्न युगों में जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये बता रहा है यूरोपियंस इन इंडिया एंड द 18th सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशंस इन डिफरेंट पीरियड इंडियाज टाउन में बी क्लासिफाइड, यानी कि वेरियस टाइप के जो पीरियड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग यदि हम टाउन्स को डिवाइड करें तो हम मोस्टली 3 टाइप से इंडियन शहरों को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एंशिएंट टाउन्स, फिर मिडिवल टाउन्स और फिर मॉडर्न टाउन्स, यानी कि एक तो होते हैं प्राचीन शहर, फिर आते हैं मध्यकालीन शहर और फिर आते हैं आधुनिक शहर। तो यहाँ पे ये तो क्या है, प्राचीन शहर हो गए, एंशिएंट जितनी भी सिटीज़ थी हमारे पास, ठीक है, फिर मिडिवल यानी कि मध्यकालीन, ठीक है, जैसे मुगल काल के अंदर, राजपूत काल के अंदर मध्यकालीन शहर जितने भी बने, और फिर थर्ड आता है आधुनिक, जो आज यूरोपियंस आने के बाद या फिर स्वतंत्रता के बाद जो है हमें जितनी भी सिटीज़ मिली वो मॉडर्न टाउन्स के अंदर कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं एंशिएंट टाउन्स, यानी कि जो जितने भी हमारे प्राचीन नगर हैं, टाउन्स जो होते हैं मोस्टली नगरों को बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे देयर आर नंबर्स ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पेनिंग्स अवर 2000 ईयर, यानी कि हमारे भारत के अंदर 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी है जहाँ पे शहर देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिक बैकग्राउंड यानी कि हमारी प्राचीन पृष्ठभूमि जो होती है, बैकग्राउंड ऐसा था कि हमारे यहाँ पे 2000 साल पुराने भी सिटीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज ए रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, जितने भी 2000 साल पुराने शहर हैं वो अपने आप में कल्चरल और धार्मिक, जिसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में उनका विकास हुआ, ठीक है। तो जितने भी 2000 साल पुराने सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, रिलीजियस पर्पज से या फिर कल्चरल पर्पज से उनका जो है डेवलपमेंट हुआ। लाइक वाराणसी, जो हमारी वाराणसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, काशी,
काशी है ना, तो काशी जो शहर है जहाँ पे जैसे उज्जैन हो गया, ठीक है, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मदुरई हो गया, तो ये जितने भी शहर हैं वो अपने आप में हिस्टोरिकल सिटीज़ रहे हैं इंडिया के, और इनको बसाया गया था या तो रिलीजियस पर्पस से, धार्मिक कारणों से, या फिर कल्चरल पर्पस से इनको जो है बसाया गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ये आपको ध्यान करना है। पहला वाराणसी, ठीक है। सेकंड कौन सा है? सेकंड है प्रयाग, ठीक है, इलाहाबाद भी जिसको बोला जाता है। फिर आता है पाटलिपुत्र, पटना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अशोक डायनेस्टी जो थी वो काफ़ी फ्लरिश कर रही थी। इसके बाद में आती है मदुरई, ठीक है, तो मदुरई जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, वो भी जो है अपने आप में एंशियंट टाउन्स के अंदर इंक्लूड होती है। आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट टाउन इन कंट्री, तो इसके अलावा जो है कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे देश के अंदर प्राचीन नगरों के अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद सेकंड जो टाउन्स आते हैं वो मिडिवल टाउन्स आते हैं, यानी कि हमारे जो मध्यकालीन जितने भी सिटीज डेवलप हुए हैं इनको बोलते हैं मध्यकाल के अंदर, ठीक है, मिडिवल मध्यकाल के अंदर जितनी भी शहर या नगर बसे हैं उनको मध्यकाल टाउन से बोला जाता है। तो अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मिडिवल पीरियड, यानी कि हमारे देश के अंदर 100 नगरों का इतिहास ऐसा है जो कहाँ से, मिडिवल टाउन से रिलेट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज ए हेड क्वार्टर ऑफ ये क्या है, प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स, यानी कि उनका जो रजवाड़े बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रजवाड़े। प्रिंसली जो स्टेट होते थे उनका, और जो किंगडम होते थे, यानी कि उनके हेडक्वार्टर के रूप में उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दीज आर 4 टाउन्स विच कम अप ऑन दी रन्स ऑफ द एंशियंट टाइम, यानी कि मुख्य जो किला नगर होते थे, जो फोर्ट होते थे, इनको क्या बोला जाता है, द 4 टाउन्स, ठीक है, किला नगर इनको बोला जाता था। उनका निर्माण जो हुआ है वो प्राचीन नगरों के खंडरों के रूप में हुआ है। अब प्रेजेंट में जो है वो अपने आप में क्या है, खंडर के रूप में बन चुके हैं। विच कम अप ऑन दी रून्स ऑफ एंशियंट टाउन, इनको हम प्राचीन नगरों के अंदर शामिल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिडिवल टाइम्स जो टाउन्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, मिडिवल टाउन्स में इसमें शामिल करते हैं। हैदराबाद हो गया जो निज़ाम ने बसाया था। दिल्ली जो है किसने बसाई थी, मुगलों ने बसाई थी क्या, या इससे पहले भी बसी हुई थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जयपुर हो गया, जैसे सवाई मानसिंह ने 1727 के अंदर 1727 के अंदर बसाई थी। लखनऊ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी के अंदर। आगरा जो है, ठीक है, तो आगरा जो यहाँ पे यानी कि जो राजा अकबर था उसका भी सेंटर रहा है आगरा। नागपुर जो है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी अपने आप में मिडिवल टाउन्स के अंदर काउंट होता है। तो ये कुछ इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा शहर थे जो मध्यकाल के अंदर विकसित हुए। इसके बाद में हम बात करते हैं मॉडर्न टाउन्स की, यानी कि जो आधुनिक नगर जिनको बोला जाता है। तो जो आधुनिक नगर हुए हैं उनका डेवलपमेंट मोस्टली हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस आने के बाद हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेजों और जितने भी यूरोपियंस थे हैव द डेवलप्ड ए नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया starting their footholds on the coastal locations they first developed some trading port such as सूरत। तो दोस्तों यानी कि जो आधुनिक शहर टाउन्स है, आधुनिक जो नगर हैं उनका जो विकास है वो ब्रिटिशर्स आने के बाद और यूरोपियंस आने के बाद हुआ। पहली चीज़ तो ये हो गई। जब उनके यहाँ पे पैर पड़ गए, अंग्रेज़ों के यहाँ पे पैर पड़ गए, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे पोर्ट्स बसाए, और कहाँ पे बसाए, कोस्टल लोकेशन के ऊपर। जैसे हम बात करें लाइक एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे सूरत गुजरात के अंदर, दमन और द्वीप, गोवा, पौंडुचेरी, ठीक है, एसेट्रा। तो ये जितने भी शहर थे ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डेवलप किए एज ए कोस्टल रीजन के ऊपर फॉर दी ट्रेडिंग, ठीक है। द ब्रिटिश लेटर consolidated their hold around 3 principal nodes मुंबई, यानी कि उन्होंने क्या किया, पांडिचेरी इत्यादि के व्यापारिक पतन उन्होंने बनाए। उसके बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पे 3 नोडों का निर्माण किया, यानी कि 3 नोड्स उन्होंने बनाए। पहला कौन सा है, मुंबई, जिसको पहले क्या बोला जाता था, बॉम्बे बोला जाता था, चेन्नई जिसको पहले मद्रास बोला जाता था, एंड कोलकाता जिसको कलकत्ता भी बोला जाता था। तो यानी कि इंडिया के अंदर उन्होंने 3 जो है नोडल्स बनाए। पहला जो है 3 प्रिंसिपल नोड्स, जैसे हम बात करें मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। दिल्ली जो है 1918 के अंदर 11 के अंदर जो है उन्होंने दिल्ली को जो है बाद में कैपिटल वो घोषित किया था। इससे पहले जो है इंडिया की कैपिटल क्या थी, कोलकाता। तो ये आपको ध्यान करना है। तो
1911 के अंदर उन्होंने दिल्ली को जो है कैपिटल बनाया था। तो यहाँ पे यानी कि ब्रिटिशर और यूरोपियंस ने इंडिया के अंदर 3 जो है प्रिंसिपल नोड्स बनाए, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। रैपिडली extending their dominations either directly through the control over the princely state। और उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली, और उन्होंने काफ़ी शहरों को जो है अपनी जो ब्रिटिशर शैली थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है अपना यानी कि यहाँ पे शहर विकसित किए। दे इस्टेब्लिश्ड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, उन्होंने क्या बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए, ठीक है। हिल्स टाउन्स बनाए, जैसे हम बात करें हिल्स टाउन्स की तो डलहौजी हो गया, ठीक है, शिमला हो गया, मसूरी हो गए, जितने भी हिल स्टेशन हैं उन्होंने, यानी कि वो यूरोपियंस कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, ठंडे एरिया से आए थे। तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट है, तो उनको यहाँ पे हॉट क्लाइमेट नहीं चाहिए थी, यहाँ पे चाहिए थी कोल्ड क्लाइमेट। तो ऐसे ऐसे यानी कि आपको पता ही है कि जो हिली रीजन होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं, तो उन्होंने वहीं पे रहने के लिए कुछ हिल्स टाउन्स बनाए, ठीक है, समर, और एज ए समर रिसोर्ट यानी कि समर में रुकने के लिए उन्होंने कुछ हिल टाउन्स भी बनाए थे। एंड एडेड न्यू सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज ऑफ देम, यानी कि उनमें से कुछ क्या थे, प्रशासनिक केंद्र थे ग्रीष्मकालीन जहाँ पे वो इस विश्राम कर सकें, और कुछ पर्वतीय जो नगर थे उनको जो शामिल किया। इसके अलावा जो है उन्होंने सिविल जितने भी एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होते थे उनको विकास किया। इसके अलावा सैन्य क्षेत्र जो होते हैं, मिलिट्री एरिया होते हैं, उनका भी उन्होंने आपस में उनको लिंक किया, आपस में उनको जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज आल्सो इवोल्व्ड आफ्टर 1850s, यानी कि जो आधुनिक जितने भी नगर हैं उद्योगों के आधार के ऊपर भी बनाए गए। और कब बनाए गए, यानी कि 1850 के बाद जो है आधुनिक उद्योगों पर आधारित कुछ जो है वो सिटीज़ डेवलप की गई। जैसे हम बात करें, इनमें से सबसे फेमस है जमशेदपुर, ठीक है। तो ये जो जमशेदपुर सिटीज़ है छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में, तो ये 1850s के बाद में जो है डेवलप की गई थी, ठीक है। सो हम बात करें इसके बाद में इंडिया के अंदर हमें क्या मिल गई, 1947 के अंदर देश आज़ाद हो गया। इसके बाद में हमने भी कुछ सिटीज़ डेवलप करी हैं। तो हम बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस ए लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जैसे हमने भी कुछ आज़ादी के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर, ये कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। इसके बाद में हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर भी बनाए हैं, जैसे दुर्गापुर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, सिंदरी बरूनी जो है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर है। सम्स ऑल टाउन्स आल्सो डेवलप्ड एज ए सैटेलाइट टाउन्स अराउंड दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब कुछ जो सिटीज़ हैं, जैसे हम बात करें कुछ सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है, जैसे एक बड़ा सिटीज़ है उसके चारों तरफ है कुछ छोटे छोटे सिटीज़ भी डेवलप हो गए हैं, ठीक है, चारों तरफ। जैसे हम बात करें, ये दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के चारों तरफ जो है एनसीआर एरिया जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिटीज़ डेवलप हो गई। जैसे हम बात करें यहाँ पे कुछ सैटेलाइट टाउन जिसको बोला जाता है ये डेवलप हो गए। जैसे हम बात करें दिल्ली के चारों तरफ गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये सिटी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के चारों तरफ जो है डेवलप होने वाली सिटीज़ को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट टाउन्स बोला जाता है। तो ये जैसे दिल्ली के चारों तरफ गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम जिस प्रकार से डेवलप हुए हैं, इनको सैटेलाइट टाउन्स बोला जाता है। ये महानगरों के चारों तरफ जो है विकसित हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में अराउंड द दिल्ली विथ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया ए लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि यहाँ पे सिटीज़ डेवलप क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो बढ़ते निवेश के साथ ही पूरे देश में बड़ी संख्या के अंदर स्मॉल टाउन्स एंड जो बड़ी संख्या में छोटे नगरों का भी विकास हुआ है। स्मॉल टाउन्स का जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है पूरे देश में ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम शहरीकरण इंडिया के अंदर, यानी कि इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसको बोलते हैं शहरीकरण, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर क्या बढ़ रहा है, शहरीकरण, शहर बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार से बढ़ रहे हैं इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं।
तो दोस्तों ये होता है यानी कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में शहरीकरण किस प्रकार से हुआ। तो जैसे मैं आपको पहले पूछूं कि अर्बनाइजेशन होता क्या है, तो अर्बनाइजेशन की एक सिंपल डेफिनेशन ऐसे है कि जो अर्बनाइजेशन होता है इसको किस प्रकार से मेजर करते हैं। तो ये जो टर्म है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, कितनी कुल जनसंख्या है उसमें से शहरों में रहने वाली जो जनसंख्या होती है उसी को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल सी यहाँ पे एक टर्म हो गई कि द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या के अंदर शहरों में रहने वाली जनसंख्या कितनी है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया की हम बात करें तो 2011 के यानी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया के अंदर 100 में से 31 व्यक्ति जो हैं वो शहरों में रहते हैं, यानी कि इंडिया का जो परसेंटेज है 31 कितना है 31.16% जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है 31 लोग ही शहरों के अंदर रहते हैं। ये जो है एक परसेंटेज है विच इज़ द क्विट लो, ये बहुत ही कम है कंपैरिजन टू डेवलप कंट्री, यानी कि विकसित देशों की तुलना हम करें तो वहाँ के परसेंटेज को देखते हुए ये बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे हम बात करें जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे अर्बनाइजेशन मोस्टली मोर देन 80+ जो है वो पाया जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ 100 में से 80 जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, शहरों के अंदर रहते हैं। और कई कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पे 100% जो है अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे उस कंपैरिजन करें उनसे तो हमारे इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग जो हैं वो शहरों के अंदर रहते हैं। सो टोटल urban populations has increased 11-fold during the 20th century। 11 folds यानी कि यहाँ पे हम बात करें 20वीं शताब्दी, ये जो है 20th century जो है इसके अंदर इंडिया के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन हुई है वो 11 फोल्ड यानी कि 11 गुना बढ़ी है। 11 गुना जो है वो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बढ़ी है। कौन सी शताब्दी के अंदर, 20वीं शताब्दी के अंदर। क्यों बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर एंड इमरजेंस ऑफ द न्यू टाउन्स, यहाँ पे कुछ नए शहर बने हैं और कुछ नगरीय केंद्रों का कुछ परिवर्तन हुआ। इनलार्जमेंट कुछ यानी कि उनमें वृद्धि हुई है, यानी कि बहुत बड़े वो विस्तृत फैल गए हैं। जैसे हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली जो है पहले बहुत ही छोटा सेंटर था लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और आज जो दिल्ली जो है बहुत बड़ी सिटी बन चुकी है। तो इनका एक तो इनलार्जमेंट हुआ है अर्बन सेंटर्स का, और एक जो है नए टाउन्स भी इंडिया के अंदर बने हैं, इसलिए जो है धीरे धीरे इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है, प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल इन ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक तो नए टाउन्स बन रहे हैं और एक जितने भी सेंटर थे उनका विकास हो रहा है, ये दोनों जो कारण हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल हैं वो निभाते हैं। किसको, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन को करने के लिए। एंड अर्बनाइजेशन इन कंट्री, देश के अंदर शहरीकरण बढ़ाने के लिए ये दो कारण हैं, एक तो नए शहर बने हैं और एक पुराने शहरों का ही विकास हुआ है। बट द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ स्लो डाउन ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड। हम बात करें कुछ पिछले 20 सालों की, तो हमारे 20 सालों के अंदर इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट जो है वो अपने आप में काफ़ी स्लो देखने को मिली है, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं वो गाँव में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। तो गाँव के अंदर जो लोग हैं वो रहते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस नहीं रहती, टेंशन नहीं रहती, वो आराम से फ्री घूमते हैं, बढ़िया नेचर के साथ जो है वो इंगेज कर पाते हैं, वहीं पे प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं, वहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी आपको पता ही है ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो काफ़ी खुश रहते हैं गाँव में। शहरों के अंदर जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स है, आपको पता ही है, यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह है। ठीक है, और सोशल जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है, लोग एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद करते, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड है, कुछ वैसे ही, यानी कि रहना जो है लोग कम पसंद करते हैं इंडिया के अंदर। तो हम पिछले 20 सालों की यदि बात करें तो यहाँ पे काफ़ी स्लो जो है रेट देखने को मिल रही है, अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक इंडेक्स दिखाऊं, इंडिया के अंदर जो ट्रेंड जो रहा है अर्बनाइजेशन का ड्यूरिंग दी 1901 से लेकर 2011 के बीच में। तो यहाँ पे 901 के अंदर यहाँ पे इंडिया के अंदर 1827 जो है वो टाउन्स थे। ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 10.84 जो है वो टोटल पॉपुलेशन हुआ करती थी। वहीं पे हम आज़ादी के बाद की बात करें, 1950s के अंदर इंडिया के अंदर टाउन्स कितने बड़े,
2843 टाउन्स बने। और अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, ये इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी। और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन यानी कि टोटल पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज था, ओनली 17.29% था। ठीक है। और यहाँ पे दशकीय वृद्धि जो डिकेडल जो ग्रोथ होती है वो कितनी हो गई, 41.42% देखने को मिली। वहीं पे बात करें हम करंट की, तो यहाँ पे यानी कि सेंसस जो है 2011 का आ चुका है। तो यहाँ पे इंडिया के पास जितने भी टाउन्स है वो कितने हो गए, 6171 जो है टाउन्स प्रेजेंट में, यानी कि इससे भी बढ़ गए। ये तो सेंसस जो है 2011 का है। प्रेजेंट में हम बात करें 2023 या 24 की, तो यहाँ पे जो टाउन्स हैं वो काफ़ी और भी बढ़ गए। यहाँ पे पॉपुलेशन मोस्टली इतनी रहती है, अर्बन पॉपुलेशन इन 1000 के अंदर इतनी रहती है। वहीं पे जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो कितना हो गया, 31.16%, यानी कि इंडिया के अंदर जो है 31% जो है पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, शहरों के अंदर रहती है। वहीं पे डिकेडल जो ग्रोथ हुई है, दशकीय जो वृद्धि जिसको बोलते हैं, 10 सालों के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो कितनी हुई है, 31.08% जो है दशकीय वृद्धि देखने को मिली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, यानी कि हमारे जो टाउन्स हैं, जो शहर हैं, जो नगर हैं, उनको हम उनके कार्यों के आधार पे बांटेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कार्य क्या क्या करते हैं, हमारे शहर अलग अलग कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे जयपुर है, तो जयपुर अपने आप में एक तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। वहाँ पे एक कल्चरल उसकी सिग्निफिकेंस भी देखने को मिली है। जैसे हम बात करें, मैं आपको नाम बताऊँ, रुड़की। रुड़की जो है, रुड़की क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन हब है। मैं कोटा की बात करूँ तो कोटा किसके लिए जाना जाता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं यदि आपको कुछ और, जैसे गोवा का नाम लूँ, तो गोवा अपने आप में क्या है, गोवा जैसे पणजी जो है, पणजी किस लिए फेमस है, तो पणजी वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है। तो जितने भी शहर हैं वो अपने फंक्शनल जो है कार्यों के लिए जाने जाते हैं, यानी अपने अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम देयर रोल ए सेंटर ऑफ नोडल प्लेस, मेनी टाउन्स एंड सिटीज़ परफॉर्म स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, यानी कि जितने भी भारत में नगर हैं, अपनी केंद्रीय और नोडल स्थान की भूमिका के अतिरिक्त कुछ शहर हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं या सेवाओं करने के लिए वो जाने जाते हैं। कुछ सेवाएं जो हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें अपने आप में कुछ स्पेशलिटी है। ठीक है। सम टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइज इन सर्टेन फंक्शंस एंड दे आर नोन फॉर दी सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि जितने भी सिटीज़ हैं वो अपने आप में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हीं के कारण उन कार्यों के लिए वो शहर जाने जाते हैं। जैसे हम बात करें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जैसे हम बात करें कुछ शहर ऐसे हैं जो अपने आप में किसके लिए जाने जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर सर्विस सेवाएँ प्रोवाइड करवाते हैं। फिर भी प्रत्येक शहर, जैसे हाउएवर ईच टाउन परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कि इसके अलावा भी फिर भी हम बात करें, प्रत्येक शहर अनेक कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक सिटी एक कार्य ही करता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है, एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है, और भी यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह भी काम करती हैं। तो यहाँ पे एक सिटी कई कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन स्पेसिफिक जो है वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है वो काम भी किया जाता है, जिसके लिए हम उनको डिवाइड कर सकते हैं एज ए फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यदि हम बात करें बेसिस ऑफ डोमिनेंट, यानी कि उस शहर के अंदर स्पेसिफिक यानी कि कौन सा कार्य किया जाता है, इंडियन सिटीज़ एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए फॉलो, यानी कि उनके आधार पे हम कुछ शहरों को इस आधार पे बांट सकते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। यदि हम बात करें प्रशासनिक जो नगर होते हैं, जिसको हम जहाँ पे प्रशासन काम करता है, जहाँ पे ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं वो रुकते हैं या वो काम करते हैं, ऐसे कौन कौन से शहर हैं। जैसे हम बात करें जितने भी इंडिया की जो स्टेट हैं उनकी जो कैपिटल होती हैं वो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम से जानी जाती हैं। वहाँ पे मोस्टली प्रशासन का काम होता है। तो प्रशासन आपको पता ही है, यानी कि शहर को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाए, किस प्रकार से पूरे राज्य का विकास किया जाए। तो वहाँ पे वेरियस टाइप के क्या होंगे, ऑफिशियल आएंगे, उनके ऑफिसेज होंगे, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम से जाना जाता है। सो टाउन्स सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, यानी कि उच्च क्रम के जितने भी प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो वहाँ पे ओपन होते हैं, और शहरों को प्रशासन नगर भी बोलते हैं। उनको क्या बोला जाता है,
एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी उनको बोला जाता है। सच एज, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ अपने आप में कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा की, तो यहाँ पे जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं वो होते हैं। न्यू दिल्ली अपने आप में इंडिया की कैपिटल हो गई। भोपाल, जैसे हम बात करें एमपी की कैपिटल। शिलोंग जो है मेघालय। गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट होते हैं उनकी जो कैपिटल होती हैं वो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम से जानी जाती है। इतना ही इनफ है। इसके बाद में हम बात करें इंडस्ट्रियल टाउन्स की, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, वहाँ पे उन शहरों को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल या फिर औद्योगिक नगर। हिंदी में इनको बोलते हैं औद्योगिक नगर, यानी कि उद्योगों के लिए वो सिटीज़ जानी जाती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। यदि आपको कभी भी लाइफ में जॉब की जैसे कोई सर्टेनिटी आए या फिर आपको लगे कि हमें जॉब करनी चाहिए, तो इन सिटीज़ के अंदर आप मोस्टली जा सकते हो। तो इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दिस सिटीज़ सच एज मुंबई। तो लोग कहते हैं ना सपनों का शहर मुंबई, तो क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मुंबई सपनों का शहर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो फेमस है फॉर द इंडस्ट्रियल टाउन्स। स्लेम जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है। कोयम्बटूर साउथ के अंदर काफ़ी फेमस सिटीज़ है, इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए जाना जाता है। मोदीनगर गुजरात के अंदर। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर भी काफ़ी फेमस है। हुगली और भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, और ये जमशेदपुर जो है वो झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, कुछ फेमस सिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए फेमस हैं। फिर है ट्रांसपोर्ट सिटी, जहाँ पे मोस्टली परिवहन का काम होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, परिवहन, तो परिवहन सिटीज़ के नाम से वो जाने जाते हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट डोमिनेट है वहाँ पे। दे मे बी पोर्ट्स प्राइमरली इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, इम्पोर्ट या फिर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, या तो आयात होता है या फिर निर्यात होता है, ठीक है। सो इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ सच एज द कांडला, जैसे कांडला है गुजरात के अंदर, एक पोर्ट है काफ़ी फेमस है। कोची हो गया केरला के अंदर। कोझिकोडे, ये जो सिटी है साउथ के अंदर मोस्टली। विशाखापत्तनम ओडिशा के अंदर, एसेट्रा। ये जितनी भी सिटीज़ हैं ये ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है, जहाँ से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को मंगवाते हैं और बेचते हैं। और हब्स ऑफ द इनलैंड ट्रांसपोर्ट, और ये अपने आप में किसके लिए फेमस हैं, ये अपने आप में आंतरिक परिवहन की उनको धुरी माना जाता है, यानी कि हब्स हैं अपने आप में, यहाँ पे बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। सच एज द आगरा, यानी कि हमारे ये जो है ये तो सारे हमारे कोस्टल रीजन के अंदर हैं, कांडला, कोची, कोझिकोड और विशाखापत्तनम। लेकिन कुछ इनलैंड के अंदर, यानी कि ये कोस्टल रीजन के अंदर नहीं है, देश के मध्य जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है। लाइक आगरा, जैसे यूपी के अंदर है। धोलिया जो है काफ़ी फेमस है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि यहाँ पर धुलिया जो है वो कहाँ पे है। मुगल सराय जो है काफ़ी फेमस है। इटारसी और फिर कटनी जो है काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ये इनलैंड सिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है ये सिटीज़ माने जाते हैं, और यहाँ पे हब्स ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट माना जाता है इनको। तो ये जो है कुछ ट्रांसपोर्ट या परिवहन शहर इंडिया के अंदर माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कमर्शियल टाउन्स, फिर आते हैं कमर्शियल टाउन्स। तो कमर्शियल टाउन्स क्या होते हैं, जिनको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक नगर, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक, यानी कि वहाँ पे हम मोस्टली व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं मोस्टली वहाँ पे, ठीक है। तो व्यापार और वाणिज्य से टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, एक तो व्यापार होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, कॉमर्स, यानी कि यहाँ पे वाणिज्य लेन देन जितना होता है, बैंकिंग सेक्टर जितना भी काम करता है वो कॉमर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम एक तो व्यापार करते हैं एंड आर कैप्ट इन दिस क्लास, यानी कि इसके अंदर हम मोस्टली व्यापार और वाणिज्य प्राप्त शहरों को ही शामिल करते हैं। इसके अंदर लाइक कोलकाता, जैसे कोलकाता जो है कमर्शियल टाउन में बोलते हैं, यहाँ पे कॉमर्स का काम बहुत ज़्यादा होता है। सहारनपुर, ठीक है, सतना, ठीक है, एमपी के अंदर पड़ता है सतना। सहारनपुर यूपी के अंदर है। कोलकाता जो है वो आपको पता ही है वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो ये जो कुछ टाउन्स हैं वो कमर्शियल जो है पर्पज से डेवलप हुए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इनके थे। फिर इसके बाद में आता है माइनिंग टाउन्स, यानी कि खनन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, खनन का काम करते हैं। माइनिंग जो है ना, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे जो है मिनरल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ड्रिल के थ्रू या फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है, हम माइनिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो दिस टाउन हैज़ डेवलप्ड इन मिनरल्स रिच एरिया सच एज द रानीगंज, ठीक, ये छत्तीसगढ़, झरिया, डिगबोई,
डिगबोई असम के अंदर है जहाँ पे तेल वगैरह निकलता है। अंकलेश्वर गुजरात के अंदर। सिंगरौली जो है वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये जितने भी टाउन्स हैं ये जो है माइनिंग के लिए फेमस है, इनको हम बोलते हैं माइनिंग टाउन्स। तो ये आपको ध्यान करना है, यहाँ पे कई जगह जो है तेल निकलता है, कई जगह कोयला निकलता है, कई जगह जो है ऑयल निकलता है, कई जगह लोहा निकलता है, बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिनरल्स जो हैं यहाँ पे निकाले जाते हैं। फिर है गैरिसन कंटोनमेंट टाउन, यानी कि गैरिसन इसको हम बोलते हैं छावनी। कंटोनमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं छावनी। अंग्रेज़ों के टाइम पे जो है ना छावनियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, यानी कि मिलिट्री जो पर्पज़ होता था गैरिसन के, यानी कि यहाँ पे मिलिट्री बहुत ज़्यादा रहती थी। इन नगरों का उदय जो होता है वो गैरिसन के रूप में हुआ, यानी कि यहाँ पे छावनियाँ बनाई जाती थी कि जो जितनी भी आर्मी वगैरह है वो वहाँ पे रह सकती थी। दिस टाउन इमर्ज्ड एज ए गैरिसन टाउन सच एज द अम्बाला, जैसे अम्बाला के अंदर जो है अंग्रेज़ों की फ़ौज रहती थी। जालंधर हो गया, महू हो गया, ठीक है, इसके अलावा बबीना हो गया और उधमपुर, ये सारे जो है मोस्टली नॉर्थ पंजाब और हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी टाउन्स हैं वो अपने आप में छावनी के रूप में जो है डेवलप हुए हैं, ठीक है। गैरिसन या फिर कंटोनमेंट टाउन्स इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एजुकेशनल टाउन, इसके बाद में कौन सा आता है, एजुकेशनल टाउन। तो एजुकेशनल जो टाउन होता है यानी कि शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, ये जितने भी शहर होते हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाने जाते हैं। एक और छोड़ दिया दोस्त, इसके बाद में एक सेकेंड, इनके गैरिसन के बाद में एक और था धार्मिक और सांस्कृतिक, कौन सा था, हाँ चलो ये कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एजुकेशनल टाउन्स, यानी कि शैक्षिक नगर। यहाँ पे मोस्टली ये जितने भी टाउन्स होते हैं किसके लिए फेमस हैं, शिक्षा के लिए, यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें स्टार्टिंग एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, सम ऑफ दीज टाउन्स हैज़ ग्रो इनटू ए मेजर कैंपस टाउन। यहाँ पे जो है शिक्षा के पर्पज़ से शिक्षा केंद्रों के रूप में ये सारे डेवलप हुए हैं। इसके अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं रुड़की, जहाँ पे IIT रुड़की भी है, तो ठीक है। तो रुड़की वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए रुड़की फेमस है। वाराणसी के अंदर आपको पता ही है, वाराणसी के अंदर भी काफ़ी एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा अलीगढ़ की हम बात करें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस है वहाँ पे ही है, ठीक है। पिलानी जो हमारे झुंझुनू के अंदर है, तो झुंझुनू वहाँ पे क्या है, एजुकेशन हब है, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो ये जो जितने भी सिटीज़ हैं, इलाहाबाद जो यूपी के अंदर काफ़ी फेमस है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाना जाता है। वेरियस इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इनको जो है स्पेसिफिक एजुकेशन टाउन्स के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद के नाम से कुछ काफ़ी सिटी जो है फेमस है। नाउ नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक पर्पज़ से जो है सिटी डेवलप हुई है, धार्मिक कर्मकांड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर कल्चरल जो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं। संस्कृति वहाँ की स्पेशल है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो फेमस हो गई कि ये स्पेसिफिक चीज़ वहीं पे मिलती है सिर्फ, ठीक है। तो जैसे हम बात करें वाराणसी के घाट, तो वहाँ पे कल्चरल भी है और रिलीजियस। वाराणसी को जैसे हिंदुइज्म के अंदर काफ़ी फेमस सिटी माना जाता है। हमारी जो काशी है जिसको मानते हैं, वहाँ पे जो हमारे घाट है काफ़ी फेमस हैं, और वाराणसी अपने आप में उसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है हिंदू रिलीजन के अंदर, तो वो रिलीजियस पर्पज़ से जो डेवलप हुआ है। इसके अलावा मथुरा हम बात करें, मथुरा की जो सैर है, जो यात्रा है, काफ़ी फेमस मानी जाती है। अमृतसर जहाँ पे सिखों का जो है फेमस गुरुद्वारा माना जाता है। मदुरई जहाँ पे साउथ इंडिया का जो सेंटर है, बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं। पुरी जो है शायद गुजरात के अंदर है, ठीक है। अजमेर राजस्थान के अंदर है, जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह, और ये जो है मुस्लिम रिलीजन है उसके पर्पज़ से डेवलप किया गया है। पुष्कर हम बात करें, अजमेर के अंदर ही है, ठीक है। पुष्कर जो है जहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व में मंदिर है। तिरुपति साउथ के अंदर काफ़ी फेमस है, तिरुपति का मंदिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कुरुक्षेत्र के अंदर आपको पता ही है महाभारत की लड़ाई जो है बताई जाती है, तो कुरुक्षेत्र जो सिटी है वो डेवलप हुई है फॉर दी कल्चरल और रिलीजियस पर्पज़ से, ठीक है। हरिद्वार आप जाते ही हो, यदि आपका कोई रिलेटिव ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे हम जो क्या बोलते हैं उसको, अस्थि विसर्जन वगैरह करते हैं, ठीक है। अस्थि करते हैं कि पता नहीं क्या ही करते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे हड्डियाँ वगैरह बहा के आते हैं ना बुड्ढों की, तो वो सारी चीज़ें हरिद्वार के अंदर। उज्जैन कम टू
प्रोमिनेंस ड्यू टू दी रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो ठीक है, उज्जैन भी इन कर्मकांडों के अंदर आता है, शामिल होता है। तो ये धार्मिक पर्पज से डेवलप कुछ सिटीज़ हैं जिनको हम रिलीजियस या कल्चरल टाउन्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है टूरिस्ट टाउन्स, जो काफ़ी फेमस है। यदि आपको घूमने का मन है ज्योग्राफी के अंदर, तो मोस्टली इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं कि कहाँ कोई ऐसे टाउन्स जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घूमा जाए। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ना हिल्स टाउन्स, यानी कि हिल स्टेशन जितने भी हैं, हिल स्टेशन है वो डेवलप हुए हैं। जैसे हम बात करें नैनीताल, मसूरी, शिमला, ठीक है। और ये क्या है, पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, जोधपुर, जैसलमेर, उधम, इसको क्या बोलते हैं, उडमंगलम, ऊटी जिसको बोलते हैं ऊटी, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ऊटी देख सकते हो आप। माउंट आबू जो राजस्थान के अंदर काफ़ी है, गुरु शिखर जो सर्वोच्च चोटी यहाँ पे शायद है, ठीक है। सम ऑफ दिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये कुछ ऐसे सिटीज़ डेवलप हुए हैं इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट टाउन के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिस सिटीज़ आर नॉट स्टैटिक्स इन दी देयर फंक्शन, यानी कि विशेषकर जो नगर हैं, महानगर बनने में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एज दे ग्रो इनटू द मेट्रोपोलिस लीज बिकम्स द मल्टी फंक्शनल, वेयर इज इंडस्ट्री, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। देखो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि कुछ जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं, जो महानगर होते हैं, वहाँ पे कई मल्टी फंक्शनल कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली जो है कोई स्पेशल कोई चीज़ के लिए फेमस नहीं है, वो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहाँ पे वेरियस टाइप के एजुकेशन हब भी है। तो वो जो है वहाँ पे मल्टी फंक्शन कार्य देखने को मिलते हैं, यानी कि जो महानगर होते हैं वो कई कामों के लिए जाने जाते हैं। वहाँ पे हम व्यवसाय भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, परिवहन भी होता है। तो ये सारे काम एक महानगर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप में जितने भी काम होते हैं, फंक्शंस गेट टू इंटरविंड टू विद द सिटीज़ एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड ए पर्टिकुलर फंक्शन क्लास, यानी कि जितने भी जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, जैसे हम दिल्ली, मुंबई की बात करें, तो उनको हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर। जैसे हम मुंबई को क्या बोले, क्योंकि मुंबई के अंदर हम घूम के भी आ सकते हैं, वहाँ पे वेरियस टाइप की फैक्ट्रीज़ भी हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे हम उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन के कारण जो है वो नहीं बता सकते कि वहाँ पे स्पेसिफिक एक ही काम होता है। अब दोस्तों इंडिया के अंदर जो है ना एक मिशन चलाया गया था मोदी जी के द्वारा कि हम सिटीज़ के अंदर क्या करेंगे, सिटीज़ जितनी भी पुरानी हैं, जो अपने आप में ख़राब कंडीशन के अंदर आ गई, तो उनको हम रिनोवेशन करेंगे और उनको हम क्या बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ये मिशन चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जो जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ होती हैं उनका मोटिव ये था कि जितने भी शहर बढ़ रहे हैं उनकी वहाँ पे एक तो क्या करें, प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएं, वहाँ पे क्लीन साफ़ सफाई रखें, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाएं, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के हम वहाँ पे क्या करें, डेवलपमेंट करें। ये अपने आप में स्मार्ट सिटी मिशन के क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे कुछ ना कुछ, ठीक है। गिवन डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे देखने को मिले सिटीजन्स की, यानी कि लोग जो है तरीके से रहें, साफ़ सफाई रहें और साफ़ सुथरे एकदम तरीके से रहें। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव था स्मार्ट सिटीज़ का। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ द अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर, यानी कि किस प्रकार से स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं को, सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधन वहाँ पे लागू किए जाएँ, यानी कि जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको किस प्रकार से मॉडर्न किया जाए, सर्विसेज किस प्रकार से ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करवाई जाए, ये सारे जो हैं वो वहाँ पे किस प्रकार से डेवलप किए जाएँ, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव था। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल मेकिंग एरियाज लेस वनरेबल्स टू डिजास्टर यूजिंग फेवर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग सीपर सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों को हम डेवलप करें, सिटीज़ को ऐसे स्मार्ट बनाएं कि किसी प्रकार की जो वनरेबल डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कम से कम वहाँ पे नुकसान देखने को मिले, ठीक है। वहीं पे हम बात करें इसके साथ ही कम संसाधनों को हम ये क्या करें, यूटिलाइज करें, कम संसाधनों को प्रोवाइड करें, यानी कि कम संसाधनों से हम स्मार्ट सिटी बनाएं और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें करें। दी फोकस इज़ द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड द आइडिया इज़ टू लुक एट द कॉम्पैक्ट एरियाज, यानी कि इस योजना का अपने आप में एक फोकस क्या था कि जितने भी सघन डेंसली एरियाज़ होते हैं उनको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, वहाँ पे किस प्रकार से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए और क्लीनिटी जो साफ़ सफाई होती है वो किस प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाए। क्रिएट ए
रेप्लिकेबल मॉडल्स विच विल एक्ट लाइक ए लाइट हाउस ऑफ अदर एस्पायरिंग सिटीज़, यानी कि उन जितनी सिटीज़ को किस प्रकार से डेवलप किया जाए कि जो पड़ोसी सिटीज़ हैं उनको देखकर उनके लिए अपने आप में एक लाइट हाउस का काम करें वो शहर, ठीक है। यानी कि हम ऐसे मॉडल सिटीज़ बनाएं उनको देखकर दूसरे शहरों के अंदर भी जिज्ञासा हो और वो अपने आप में एक लाइट हाउस का काम करें, ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज़ का अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव ये था कि किस प्रकार से हमारे शहरों को फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखे हुए हम उनका डेवलपमेंट करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधार करें और उनको लाइट हाउस के रूप में डेवलप करें, जिसको देखकर छोटे छोटे शहर और भी डेवलप हों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का कंप्लीट होता है, जो था क्या था हमारा सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मानव बस्तियाँ। यानी कि हमने बात करी दो सिटीज़ की या दो सेटलमेंट्स की, एक तो रूरल जो गाँव में पाई जाती हैं और एक शहरों के अंदर। अब दोस्तों इसका करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर। रिवर के ऊपर ऐसा कौन सा शहर नहीं है? तो यहाँ पे आगरा है, बिल्कुल यमुना के ऊपर है। भोपाल, पटना भी है गंगा के ऊपर, कोलकाता हुगली नदी के ऊपर। भोपाल नहीं है, भोपाल जो है एमपी की कैपिटल है वो नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भोपाल जो है किसी भी रिवर बैंक के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट पार्ट ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ए टाउन एज ए पर द सेंसस ऑफ इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता जो है यानी कि किसी शहर की नहीं है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये है कि नहीं है? ये है। फिर है जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, ये भी है, ये भी है। मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 5000, ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी शहर बनने के लिए ये चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए कि उस शहर का जो है ना वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 400 लोग होने चाहिए। वहाँ पे अपने आप में कोई ना कोई नगर निगम या नगर पालिका होनी चाहिए, ठीक बात है। यहाँ पॉपुलेशन की साइज़ जो है वहाँ पे 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? एक शहर बोलेंगे या टाउन बोलेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो 3 तो सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, नोट पूछा है, ठीक है। फिर है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इन्वायरमेंट डज वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेस्ड रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस पर्यावरण में ग्रामीण बस्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं मोस्टली एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, लोअर वैली ऑफ हिमालय, फॉरेस्ट एंड हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट। तो बिल्कुल दोस्तों ये अपने आप में तीनों सही हैं। इसका जो है ना नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फॉरेस्ट और हिल्स के अंदर जो है ना हम ग्रामीण बस्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। फिर ये जो है ये आंसर जो बड़े क्वेश्चन है ये आप कर ही लोगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। यहाँ तक यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।